Hi, this is Yumara and this is my show Pure History। आज मैं सिर्फ इतिहास के बारे में बात करना चाहती हूँ। इतिहास क्या है? जो सच है वही इतिहास है। जो बीत गया वो भी इतिहास है। जो हो रहा है वो भी इतिहास है। होने वाला है वो इतिहास है। यानी जिस चीज़ की ऑथेंटिक प्रूफ है किसी भी तरीके से उसे इतिहास कहा जाता है। यानी कि बीती हुई घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से वर्णन करने को इतिहास कहा जाता है। जैसा मैं हमेशा बात करती हूँ कि जो कुछ भी निकला है वो प्रॉफिट इब्राहिम से निकला है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। पर मैं आज इंडिया के बारे में बात करना चाहती हूँ। इंडिया में जो कुछ भी निकला है वो मगध से निकला है, यानी बिहार से निकला है। शक्तिशाली राजा, सारी चीज़ें मगध से निकला है। मगध क्या? मगध यानी कि आज का गया शहर। गया शहर बहुत ही पुराना शहर है। गया के बारे में, गया का पुराना नाम मगध था और पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्रा था और राजगीर, राजगृह, ये सब जो है मगध से ही निकला है सारी चीज़ें। मैं बात करना शुरू करती हूँ वैदिक काल से। वैदिक काल में क्या हुआ कि पहले वैदिक काल आया, उसके बाद फिर लेटर वैदिक काल आया, उसके बाद आया जनपद और जनपद के बाद आया महाजनपद। तो बात शुरू होती है महाजनपद से कि जब 16 महाजनपद जनपद थे, यानी तब हर का एक राजा हुआ करता था, सब राजा होते थे। तो जब राजाओं की शक्तियाँ बढ़ने लगी तो वो लोग अपने महाजनपद के अलावा दूसरे महाजनपद पे भी कब्जा करने लगे। पहले मगध एक जनपद था, महाजनपद बना। मगध ही क्यों, बिहार ही क्यों इतना आगे बढ़ा? सारी चीज़ें वहीं पे क्यों निकली? इसका सबसे बड़ी चीज़ ये था कि वहाँ सबसे ज़्यादा लोहा था। लोहा, चारों तरफ जंगल, पहाड़, नदियाँ, ये सब होने की वजह से सारी चीज़ें वहाँ पे उन्हें शक्तिशाली बनाने का एक जगह मिल गया वहाँ के राजाओं को। जैसे आपके पास लोहा ज़्यादा है तो लोग भारी मात्रा में हथियार बनाने लगे, हथियार बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद वहाँ हाथी बहुत थे, तो जब जंग होते हैं तो हाथियों को ट्रेन किया जाने लगा और ट्रेन हाथी रखा जाने लगा ताकि वो जंग को जीत सके। इसके अलावा चारों तरफ नदियाँ, आप गंगा नदी ले सकते हैं, फल्गु नदी, पुनपुन नदी और भी बहुत सारी नदियाँ हैं वहाँ पे, जिससे क्या हुआ कि आपको उपजाऊ मिट्टी, खाने की चीज़ें की सुविधा, आपकी कृषि अच्छी है, आपको खाने पीने की चीज़ें अच्छी मिल रही हैं। तो ऐसी बहुत सारे फैक्ट थे, बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी जिससे कि बिहार डेवलप हो रहा था और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज बन गया मगध, सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। और वो अपने राज को फैलाने लगा और अपने राज को आगे बढ़ाने लगा। अपने राज को वो आगे बढ़ाने लगा। तो मगध का सबसे पहला राजा बनता है बृहद्रथ। बृहद्रथ सबसे पहला राजा बनता है मगध डायनेस्टी का। उसके बाद आता है हर्यक डायनेस्टी, यानी कि अजातशत्रु, बिंबिसार, आम्रपाली, गौतम बुद्धा, मैंने बताया था इस डायनेस्टी के टाइम थे। उसके बाद आता है शिशुनाग डायनेस्टी और शिशुनाग डायनेस्टी के बाद आता है नंदा डायनेस्टी, यानी महापद्मानंद ने इसकी स्थापना की। ये सबसे शक्तिशाली राजा थे महापद्मानंद, क्योंकि ये भी शूद्र ही थे और ये राजा बने और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। उसके बाद इन्हीं का बेटा घनानंद था। तो कहानी इन सब की नहीं है, कहानी किसी और की है। मैं शुरुआत बता रही हूँ कि किस ढंग से ये आगे आ रहे हैं, कौन राजा कब बना, कैसे बना।
तो ये कहानी है 345 BC से लेकर 322 BCE यानी बिफोर कॉमन एरा, इस ज़माने की है। इसी ज़माने में कौटिल्य थे यानी विष्णुगुप्त यानी चाणक्य। तो इस ज़माने में प्रजा यानी घनानंद जब राजा था तो प्रजा बहुत परेशान थी। उसके पास इतना धन था, लोगों ने लिखा है, राइटर ने, इतना धन था कि धन से कमरा यानी चीज़ें भरी हुई थी। इतना सोना, इतना धन, इतना पैसा था इनके पास, इतनी शक्ति थी, इतने शक्तिशाली सेना थे इनके पास। पर प्रजा खुश नहीं थी, प्रजा बहुत परेशान थी, त्राहिमाम चिल्ला रही थी। तो चाणक्य ने इसके बारे में लिखा। अब मैं रेफरेंस देना चाहूँगी कि ये सब की जानकारी हमें कैसे मिली। तो सबसे पहली किताब है इंडिका, जिसे मेगास्थीन ने लिखा है। मेगास्थीन ने, ये सेल्यूकस के राजदूत थे। सेल्यूकस कौन था? अलेक्जेंडर के वो सब सेनापति था, अलेक्जेंडर का। अलेक्जेंडर नंद वंश के समय ही इंडिया आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय नहीं आया था, नंद वंश के समय ही इंडिया आया था अलेक्जेंडर। दूसरी किताब है मुद्रा राक्षस, जिसे विशाखा दत्त ने लिखा है। इसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया गया है कि वो कौन था। उसे कुलहीन बताया गया है। कुल यानी या तो वो दासी का पुत्र था या कंकुबाइन, क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था, राजा शादियां ज़्यादा तो नहीं करते थे, पर दासी के भी पुत्र होते थे और कंकुबाइन के भी पुत्र होते थे। ये सब के बच्चे भी लीगली कहलाते थे और ये सब उनके ही वंश से बच्चे कहलाते थे। उसके बाद और भी किताबें हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं, बौद्धिक टेस्ट है, जैनी टेस्ट है, दीपवंश और महावंश, ये किताबें हैं जिससे हमें ये रेफरेंस मिलता है कि उस ज़माने में क्या हुआ था। जैन ग्रंथ से मिलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है, और अशोक की बहुत सारी शिलालेख है जिसके अंदर ये चीज़ें हमें मिली हैं और बताया गया है। तो मैं आती हूँ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य बादशाह यानी राजा वो कैसे बना। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि घनानंद राजा था और जब चाणक्य उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम जो है अच्छा राजा नहीं है, प्रजा खुश नहीं है, उनके लिए कुछ करो। और ये हमेशा चाहते थे सेंट्रलाइजेशन के बारे में, यानी इनको जो है कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त जो है उनको वो चाहते थे कि केंद्रीकरण यानी शक्ति सिर्फ एक के हाथ में होनी चाहिए। जो छोटे छोटे राजा होते हैं और शक्तियाँ बटी रहती हैं वो सही नहीं है। इससे क्या है कि बाहरी लोग ज़्यादा आक्रमण करते हैं और फिर हमारा देश गुलाम होता है और हमारी चीज़ों को लूट के ले जाया जाता है। तो इसी वजह से, इसी कारण से चाणक्य ने ये कहा कि भाई आप अच्छी सत्ता नहीं चला रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, तो उसे जलील करके चाणक्य को निकाल देता है घनानंद। तो चाणक्य कसम खाते हैं कि ये क्या है, अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वो बहुत ही परेशान थे। उसके बाद उन्हें एक लड़का मिलता है, यंग जवान, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी, उसे कुछ ना कुछ करना था, उसे बनना था और उसे राजा बनना था। तो उनको एक सहारा मिल जाता है। फिर चंद्रगुप्त और चाणक्य मिल करके एक पॉलिटिक्स खेलते हैं और पॉलिटिक्स खेलने के बाद जितने भी राजा होते हैं इन सबको मिलाकर, यानी चाणक्य की नीति, सबको पता है कि चाणक्य की नीति क्या होती है, यानी आप कहो कुछ और करो कुछ और। तो इन लोगों ने क्या किया कि छोटे छोटे जो राजा थे इन सब से मिलकर इनसे दोस्ती की, इनसे सपोर्ट मांगा कि आप लोग घनानंद को हराने में हमारी मदद करें और हमारे देश को बचाने में हमारी मदद करें। ये जो बाहरी शक्तियाँ आती हैं हमारे देश को लूट रही हैं और हमारे देश को बर्बाद कर रही हैं। तो उसके हिसाब से फिर क्या, सब लोग तैयार हो गए और फिर जो है दो युद्ध हुआ था शायद। उसके बाद घनानंद को मार दिया जाता है और कौन बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन जाता है, चाणक्य के सपोर्ट से और लोगों के सपोर्ट से। और वो अच्छा राजा बनता है, वो अच्छा प्रजा के लिए काम कर रहा था,
अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री थे चाणक्य यानी कौटिल्य, सारी चीज़ें वही कर रहे थे। उस ज़माने में अखंड भारत बनाने की शुरुआत हो रही थी, यानी कि आज का जो भारत है ऐसा भारत नहीं, एशिया का ऑलमोस्ट बहुत सारा भाग, पूरा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, श्रीलंका, तिब्बत, नेपाल, भूटान, जो भी इस चारों तरफ जो है ये सब इंडिया में ही था। तो इस ज़माने में शुरुआत की जा रही थी, क्योंकि चाणक्य का सपना था कि ये तो करना ही है ताकि हमारा देश बचा रहेगा। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर वो राजा बना, और राजा बनने के बाद बहुत अच्छा काम किया, और करने के बाद ये फिर आगे बढ़े। उनका बेटा बिंदुसार हुआ, और फिर बिंदुसार का बेटा अशोका द ग्रेट हुआ, जिसे ये सारी चीज़ें वहाँ से निकली हैं। अशोक के ज़माने में पूरा भारत यानी अखंड भारत था, यानी अफ़गानिस्तान से लेके कहाँ तक नहीं देश था हमारा, चारों तरफ सब भारत ही भारत था। अलेक्जेंडर जब आया था तो बहुत सी जगहों को उसने जीता था। तो जीतने के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसी के लोग सब जो है वहाँ पे अपने अपने जगहों को जीत कर बैठे हुए थे। उसी में से फिर चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर का सेनापति था सेल्यूकस, उसके साथ युद्ध होता है जिसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। फिर सेल्यूकस क्या करते हैं कि अपनी बेटी हेलेना से अपने चंद्रगुप्त मौर्य की शादी होती है। चंद्रगुप्त मौर्य की 2 पत्नी थी, एक हेलेना थी, एक रुद्रामणि ऐसा नाम है उनका है, नहीं दुंधारी, ये सॉरी याद नहीं आ रहा है मुझे नेम। 2 पत्नी थी। तो इस ढंग से चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं, और जीतने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी जो सेल्यूकस थी वो सब चंद्रगुप्त मौर्य को मिल जाता है। तो ये कहानी वहीं की है, चंद्रगुप्त मौर्य की है, कि किस ढंग से वो एक दासी पुत्र थे और अपने मेहनत से और अपनी शक्ति से और चंद्रगुप्त मौर्य के यानी कि कौटिल्य की मदद से वो इतने बड़े महान राजा बनते हैं और मगध का विकास होता है। और अपना जो राजधानी है, सब पहले जो इनकी राजधानी होती थी वो राजगीर होता था, राजगृह। बाद में फिर अजातशत्रु ने उसे पाटलिपुत्र बनाया यानी पटना, मगध, गया। तो ये सारी जगह पे इस ढंग से आज का जो बिहार है वो नहीं, पहले का बिहार बहुत ज़्यादा डेवलप था। इस ढंग की उपजाऊ मिट्टी थी, वहाँ खेती, लोहा, बहुत सारी चीज़ें, कृषि, जंगल, पानी, सारी चीज़ें थी वहाँ पे। ये सब लोगों ने उसे बहुत तरीके से डेवलप किया और उसे बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया। फिर अशोका द ग्रेट ने, जब तक अशोक ने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था, यानी जब कलिंग का युद्ध हुआ था उसके बाद उनका दिल जो है बदल गया था और वो उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया और उन्होंने बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिया था। तो उसके बाद क्या है कि धीरे धीरे जो पूरे हिंदुस्तान यानी अखंड भारत पर मौर्य वंश का कब्जा था, सब तरफ सिर्फ मौर्य वंशी थे, उन्हीं के राज चलता था। यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर नहीं था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर था, सारी चीज़ें उन्हीं के पास थी। पर चूँकि धीरे धीरे अशोक के दिल से राज सत्ता का मोह हटने लगा, चीज़ें हटने लगी, तो फिर वापस से फिर छोटी छोटी शक्तियाँ, जो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। और धीरे धीरे जा करके, यानी पहला मगध का राजा था बृहद्रथ, उसके बाद लास्ट जो मौर्य वंश का राजा था वो भी बृहद्रथ था, और फिर उसे मार करके शुंग वंश आता है, पुष्यमेध शुंग यानी ब्राह्मण वंश आ जाता है, वो ब्राह्मण थे, और उसको मार करके उनका राज आ जाता है। फिर इस ढंग से आगे सत्ता बढ़ती है और आगे बढ़ते बढ़ते ये सत्ता जो है समाप्त होती है, और धीरे धीरे जो है आपका जो अखंड भारत था, यानी सिर्फ वो मौर्य के वंश से लेके अशोका के ज़माने में था। उस ज़माने में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे भारत पे आंख उठा के देख सके, क्योंकि इतना शक्तिशाली राज था, इतना शक्तिशाली देश था हमारा, हर तरफ मजबूती थी, हर तरफ ताकत था, सोना था, धन था, सब चीज़ था। धीरे धीरे सब चीज़ें आगे बढ़ी थी, पर वैसा शासन नहीं था। बाद में फिर ये शायद अकबर के ज़माने में ऐसा हुआ था, अकबर के ज़माने में भी बहुत चीज़ें थी जो जीता गया था, पर वैसा भारत नहीं था जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने से लेकर के मौर्य वंश के ज़माने में था। इसलिए
चाणक्य ने अपने किताब अर्थशास्त्र में काफ़ी डिटेल से इसके बारे में बताया है। अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना है तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ सकते हैं, जो आपको हर जगह पे उपलब्ध है। अब मैं इसे समाप्त करना चाहूँगी। धन्यवाद।